एक छोटी सी लापरवाही बड़ी बीमारी की वजह बन सकती है, लेकिन सही समय पर सही जानकारी आपको और आपके परिवार को सेहतमंद जिंदगी दे सकती है। तो अब सेहत के लिए अंधेरे में नहीं, रोशनी की ओर बढ़िए, क्योंकि न्यूज फर्स्ट लाया है महाराष्ट्र के सबसे बड़े डॉक्टर्स को आपके घर तक, जहां बीमारियों का नहीं, सेहतमंद जिंदगी का रोड मैप मिलेगा, जहां इलाज से पहले बचाव की ताकत पर जोर होगा। हेलो डॉक्टर, जहां डॉक्टर सिर्फ एक्सपर्ट नहीं, आपके हमसफर हैं। हर बीमारी की जड़ तक पहुंचने वाली सलाह, हर उम्र के लिए सेहत का मंत्र और हर सवाल का जवाब बिल्कुल मुफ्त। हेलो डॉक्टर, आपकी सेहत आपकी जीत। नमस्कार, मैं पीयूष करंजेकर और हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ मध्य भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट जिसका नाम है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कि कैंसर मरीजों को ठीक करता है। और आज हमारे साथ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर आनंद पाठक है, जो कि काफी कैंसर मरीजों को उन्होंने ठीक किया है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और और आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैंसर मरीज कैसे फैलता है और उसके ऊपर उपचार क्या है। तो सर, मेरा पहला सवाल है कि कैंसर क्या है और ये कैसे विकसित होता है ये? कैंसर क्या है ये समझने के लिए आप लोगों को पता है कि हमारा शरीर जो है वो सबसे मूलभूत घटक जो है उसका वो है एक पेशी जिसको हम सेल बोलते हैं। यस सर। तो कई पेशियां एक साथ आकर एक ऑर्गन बनता है, कई ऑर्गन एक साथ आकर एक सिस्टम बनता है और सब सिस्टम मिलाकर शरीर बनता है अपना। ओके। अलग अलग पेशियां अलग अलग प्रकार का काम करती है। जैसे जन्म होता है एक पेशी से, उसकी कई सारी पेशियां बनती है, फिर अलग अलग सिस्टम बनकर एक मानव बनता है। तो हर पेशी जो है वो एक वेल डेवलप्ड यूनिट है। जैसे लीवर की पेशी लीवर का काम करेगी, हार्ट की पेशी उसको जो दिया हुआ काम वो करेगी, बोन की पेशी बोन का काम करेगी। इस काम के लिए उनके पास स्पेसिफिक यंत्रणा है और पेशी का मल्टीप्लाई होना जिसको विभाजन बोलते हैं। जरूरत पड़ने पर पेशियां विभाजित होकर एक की दो बनती, दो की चार बनती है। ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर बहुत नियंत्रण है नेचर का या भगवान का बोलिए। ये नियंत्रण जब हट जाता है तो एक कोई भी पेशी जो है वो अनगिनत रूप से विभाजित होना शुरू हो जाती है, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। और बाद में बहुत सारी पेशी इकट्ठी होकर फिर वो आजू बाजू के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करती है और जो अपनी सर्कुलेशन सिस्टम है खून की या लिम्फेटिक्स की, उसके जरिए दूसरे भागों में जाकर वहाँ एक कॉलोनीज बनाना शुरू करती है। इस प्रोसेस को कैंसर कहा जाता है। कुछ नॉर्मल पेशियां भी इस प्रकार का काम करती है, जैसे बॉडी की फाइटिंग सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, जो घूमते रहती है बोन मैरो में तैयार होकर और जहाँ जरूरत है वहाँ जाती है, अपना काम करती है। मगर वो अनगिनत रूप से मल्टीप्लाई नहीं होती या बगैर नियंत्रण के मल्टीप्लाई नहीं होती या आजू बाजू के टिश्यूज को इन्वेड नहीं करती या नई कॉलोनीज नहीं बनाती अपने आप। तो इसी प्रक्रिया को कैंसर कहा गया है। और आमतौर पर किसी न किसी रूप से जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है जिसमें डीएनए है या जीन है, उसको डैमेज पहुंचने से नियंत्रण हट जाता है मल्टीप्लिकेशन के ऊपर और ये सारी जो कैंसर्स में अपने को चीज़ें दिखती है, अनगिनत ग्रोथ, इन्वेजन और दूसरी जगह जाकर फैलना, ये सारे गुण उसमें आ जाते हैं। तो इसी बीमारी को कैंसर कहा जाता है। यानी एक नॉर्मल पेशी कैंसर पेशी में रूपांतरित हो जाती है, उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो काफी अच्छा जवाब दिया। कैंसर क्या है और ये शरीर में कैसे विकसित होते हैं। मेरा सर दूसरा सवाल है कि कैंसर के ऊपर आप उपचार क्या है सर? कैंसर के ऊपर अभी 3 प्रमुख उपचार प्रणाली है। एक है सर्जरी, जो अफेक्टेड कैंसरस टिश्यू है उसको रिमूव करना। दूसरा है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में जो आयोनाइजिंग रेडिएशन रहती है वो डायरेक्ट कैंसरस टिश्यू के ऊपर हिट करना, जिससे डीएनए डैमेज होता है। और तीसरी है दवाइयाँ।
दवाइयों में आजकल मल्टीप्लाई होने वाले सेल्स को मारने वाली दवाइयाँ जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं। फिर कैंसर पेशी के ऊपर क्या वल्नरेबल पॉइंट है, क्या टारगेट है, उसको डायरेक्टली हिट करने वाली दवाई है, उसको बोलते हैं टारगेटेड थेरेपी। फिर शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसको कैंसर के ऊपर तरफ आकर्षित करके कैंसर को नष्ट करने में उसकी मदद लेना, इम्यूनोथेरेपी। फिर न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी है जिनको बोलते हैं रेडियो आइसोटोप, वो उस इंजेक्ट करके उस टिश्यू में जाते हैं जहाँ कैंसर है और वहाँ सेलुलर लेवल पर रेडिएशन देते हैं। फिर इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन जैसे इम्यूनोथेरेपी और एंटी कैंसर ड्रग्स का कॉम्बिनेशन या रेडियो आइसोटोप एंटी कैंसर ड्रग का कॉम्बिनेशन या सर्जरी रेडिएशन थेरेपी और दवाइयों का इनका कॉम्बिनेशन। फिर कैंसर पेशी के अंदर क्या हो रहा है, एक कैंसर शायद इस तरीके से बढ़ रहा है, दूसरा कैंसर उस तरीके से बढ़ रहा है, वो प्रोसेस को जानकर उसको डायरेक्ट टारगेट करने वाली दवाइयाँ। फिर बॉडी के जो इम्यून सेल्स है उनको बॉडी के बाहर निकाल कर उनको जेनेटिकली चेंज करके उनको बॉडी में फिर से इंजेक्ट करना ताकि वो अभी नए ताकत के साथ कैंसर का सामना कर सके। इसको बोलते हैं CAR-T सेल। ऐसे अलग अलग दिशा में ट्रीटमेंट डेवलप हो रहा है। उपचार प्रणाली सर ने बता ही दिया है। मेरा अगला सवाल है कि कैंसर के जोखिम कारण क्या है सर? कुछ नॉन फैक्टर्स है और बहुत सारे अननोन फैक्टर्स है। ओके। जोखिम कारण जो है, एक है उम्र। कैंसर है ये एजिंग प्रोसेस का भी बीमारी है। ओल्ड एज में ज़्यादा कैंसर पाए जाते हैं। जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता है तो सेल्स की रिपेयर कैपेसिटी या सेल्स में जो डीएनए डैमेजेस होते हैं उसको रिपेयर करने की क्षमता कम कम होती जाती है। तो इसलिए बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस सेल के अंदर आ गए तो कैंसर में रूपांतरित हो जाता है सेल। दूसरा है अनुवांशिकता। अनुमानित 10% पॉपुलेशन में कोई डेलिटेरियस जीन्स है जो फैमिलीज में जाते हैं और अगले जनरेशन को अफेक्ट करते हैं, उनमें कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तीसरा है एनवायरनमेंट, जैसे सोलर रेडिएशन या रेडिएशन एक्सपोजर या फिर टॉक्सिन्स जैसे एस्बेस्टॉस है या कुछ माइंस में केमिकल्स रहते हैं, बेंजीन है, पॉल्यूशन। फिर कंजम्पशन ऑफ टॉक्सिन्स जैसे टोबैको, अल्कोहल, वायरल इन्फेक्शंस जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एचपीवी। जैसे हमारे देश में सर्विक्स कैंसर बहुत कॉमन है जो एचपीवी वायरस के कारण होता है। फिर कई सारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस है जिसके कारण कैंसर होता है। फिर लाइफस्टाइल जो है, ओबेसिटी और डाइटरी पैटर्न चेंज होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज। फिर लॉन्जेविटी बढ़ रही है, जैसे पहले 60 साल ने बहुत जी लिया ऐसा लगता था, अभी 80 कुछ लगता नहीं है। हम लोग अभी देखते हैं पेशेंट 80-85 का है, 90 है, तो लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, तो एजिंग प्रोसेस। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरनमेंट बदल रहा है, कंजम्पशन है टोबैको अल्कोहल का, हेरिडिटरी फैक्टर्स है। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो अभी फिलहाल विज्ञान को पता नहीं है। तो सर इस खतरे को कैसे कम किया जा सकता है? सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी रखना, सही जानकारी, बगैर डर के। इसको हम बोलते हैं कि हेल्थ लिटरेसी या कैंसर लिटरेसी। जैसे आपका चैनल है, इसके माध्यम से आप लोगों को एजुकेट करें, ये बीमारी क्या है, कैसे डायग्नोज होता है, इसका ट्रीटमेंट लेने से क्या आउटकम होता है। पहले ऐसा होता था कि डायग्नोसिस हो गया तो छोड़ दो, अभी एवरेज पेशेंट एटलीस्ट कुछ ना कुछ साल तो जीता ही है और क्योर होने वाले पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो लोगों के मन से डर निकाल देना, उनको सही साइंटिफिक जानकारी देना, ये सबसे पहला कदम है। दूसरा है ये जानकारी लेना कि इसके क्या प्रमुख कारण है जो हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे टोबैको है, अल्कोहल है, पॉल्यूशन है, लाइफस्टाइल है, डाइट चेंजेस है, एक्सरसाइज है। इन्फेक्शंस, जहाँ इन्फेक्शंस का सवाल आता है वहाँ वैक्सीन भी बन सकती है। जैसे एचपीवी वायरस सर्विस कैंसर कॉज करता है तो वो वैक्सीनेशन उसमें आ गया। फिर पांचवी चीज़ है सिम्टम्स, क्या लक्षण हो सकता है जिसके कारण आप डॉक्टर के पास जाओ। फिर छठा है रेगुलर स्क्रीनिंग,
कुछ कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग मेथड्स है, जैसे लंग कैंसर स्मोकर्स में साल में एक बार सीटी स्कैन करना, ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी करना, या कोलोन कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी करना, या सर्विक्स कैंसर के लिए पैप स्मीयर करना, रेगुलर हेल्थ एग्जामिनेशंस। तो इन सब चीज़ों की वजह से अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है, ताकि क्योर रेट बढ़ जाए। कोई अवॉइडेबल रीज़न हो उसको अवॉइड करे, एक्सरसाइज करे, डाइट सही रखे और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करे। इन सब चीज़ों से हमारे देश में जो मैक्सिमम कैंसर है उसमें से आधे से ज़्यादा प्रिवेंट या अर्ली डिटेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो सर क्या चीनी खाने से भी कैंसर होता है क्या? ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। र्यूमर्स है, तो नहीं। क्या डाइट प्लान करनी चाहिए सर? डाइट यानी एक्चुअली बैलेंस डाइट, जिसमें हाई फैट डाइट, अनसैचुरेटेड फैट्स, अल्कोहल, ओके। वेट बढ़ाने वाली डाइट्स, ये अवॉइड करना चाहिए। एक जो ट्रेडिशनल इंडियन डाइट दुनिया में सबसे बेस्ट डाइट है, जिसमें एक सभी चीज़ें बैलेंस है। अगर हम अपना ही तौर तरीका अपनाएं जीने का तो सबसे बेहतर होगा। सर इस बीमारी को कैसे पता चलता है? आप इसके कैसे कुछ आइडेंटिफिकेशन करते हो? कुछ लक्षण होते हैं, अर्थात हर लक्षण होने से कैंसर होगा ऐसा नहीं रहता है। या कई बार बगैर लक्षण के भी पता चलता है, जैसे लंबी खांसी बैठ नहीं रही है, शरीर पर एक फोड़ा है जो बैठ नहीं रहा है, लैट्रिन के जरिए खून आ रहा है, कहीं गठान नजर आ रही है, आवाज बदल गया है, खाने में दिक्कत हो रही है, मोशन में ब्लड जा रहा है, दो माहवारी के बीच में या माहवारी बंद होने के बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है। ऐसे कुछ नॉन लक्षण है, लेकिन ये सारे लक्षण जो है वो पूरे कैंसर कवर नहीं करते। तो बहुत सारे लक्षण जो है वो दूसरी बीमारी के साथ भी कॉमन रह सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि कोई भी लक्षण को डॉक्टर के नोटिस में ला देना, प्राइमरी फिजिशियन के, ताकि वो कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करे तो वो करना। सर क्या कैंसर संक्रामक है? एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं होता। हाँ, हेरिडिटरी डिफरेंट है, जो पेरेंट्स से बच्चों में आ रहा है वो डिफरेंट है, लेकिन उसको अपन कॉन्टेजियस नहीं बोलेंगे। सर अभी उन परिवारों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे कैंसर पीड़ित मरीज है, तो उन परिवारों को क्या आपका आखिर का मैसेज क्या होगा? आखिर का मैसेज ये होगा कि वो लोग बगैर डर के आगे आए और इलाज ले, और कैंसर के इलाज में वो सक्रिय सहभाग ले, जान ले कि कैंसर क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है, इसमें सबसे बेस्ट आउटकम देने वाला ट्रीटमेंट क्या है। और सबसे बड़ा मैसेज तो मैं देना चाहूँगा, जो अपने भारतीय लोगों के लिए ज़रूरी है, कि ये सारी जो ट्रीटमेंट डेवलप हुई कैंसर में, ये रिसर्च के वजह से डेवलप हुई है। तो आज जो इलाज हमको मिल रहा है वो कोई तो मरीज ने कुछ कई साल पहले उसमें हिस्सा लिया होगा तो ही मिल रहा है। हमारे देश में कैंसर रिसर्च में सहभाग होने का जो ये है सोच है वो नहीं है। हम लोग चाहते हैं हमको सब रेडीमेड मिले, लेकिन अगर कई सारे कैंसर से जिसमें एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट नहीं है और नए खोज की ज़रूरत है, तो आगे आकर उसमें पेशेंट ने हिस्सा लेना चाहिए कि ठीक है, यहाँ ये संशोधन शुरू है, मैं इसमें हिस्सा लेता हूँ या लेती हूँ, ताकि आने वाले कुछ मरीजों को इसका फ़ायदा मिले। ये प्रोसेस अगर हम ज़्यादा इस पर स्ट्रेस देते हैं हमारे देश में, तो हम इस क्षेत्र में भी दुनिया को लीड कर सकते हैं। सर आपके इंस्टीट्यूट में कितने मरीज आते हैं दिन के, ऐसा कुछ आंकड़ा? दिन के अंदाजन 300 से 400 मरीज हम लोग देखते हैं। तो आप जान सकते हैं, मेरे साथ थे कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद पाठक, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मेरे सही सवालों का सही जवाब दिया है। तो इसी के साथ मैं अपना क्वेश्चन समरी समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।